साथियों, आप सभी का हमारे इंडियन एकेडमी में स्वागत करते हैं। और आज की जो क्लास है वो आपकी करंट अफेयर्स जीके क्लास है, जो आपके रेलवे एग्जाम में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत देखें और इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। चलते हैं आज क्लास की ओर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि पेरू एक देश का नाम है। तो पेरू में ISSF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियन में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ठीक है, तो पदक मतलब होता है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कांस्य मेडल, है ना। तो यहाँ पर आपको बता दें, भारतीय निशानेबाजों ने पेरू में ISSF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में 24 पदक जीते। और इसमें जो है 13 स्वर्ण पदक, 3 रजत जो चांदी का बना होता है और 8 कांस्य पदक जीते। यहाँ इसमें जो भारत जो है तो इसमें इटली जो दूसरे स्थान पर रहा, जबकि नॉर्वे तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, और अंतिम दिन दीपक दलाल, कमलजीत और राजचंद्र ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल टीम का स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रमुख आयोजन ISSF वर्ल्ड कप फाइनल है, जो 13 से 28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, तो ये 13 से 28 अक्टूबर में 18 अक्टूबर जो 2025 में होगा, ये नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। तो अभी देख सकते हैं 24 पदक इसमें जीते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज की मेजबानी किस देश ने की है? तो किसने की है? भारत ने की है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत। तो यहाँ पर आपको ध्यान दें कि AIPA है ना, ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन पहली बार भारत में वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज की मेजबानी करेगा। यह आयोजन 12 से 17 नवंबर 2024 के बीच मुंबई में होगा। इसमें दुनिया भर के शीर्ष पिकल बॉल खिलाड़ियों की भागीदारी होगी, जो वियतनाम और बाली में सफल टूर्नामेंट के बाद आयोजित हो रहा है। लगभग 650 खिलाड़ी 6 से 7 देशों से हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, पोलैंड और सिंगापुर शामिल है। इसमें भाग लेंगे। यह टूर्नामेंट भारतीय खेलों को ऊंचाई देगा और पिकल बॉल प्रेमियों से वैश्विक ध्यान आकर्षित करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि समाचारों में देखा गया ARDTO सेरस, जो यहाँ पर ये जो वर्ड जो पढ़ सकते हैं आर्डेटो सेरस वेटर, है ना, या देख सकते हैं आर्डेटो सेरस वेटर किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये किससे है? डायनासोर से। कैसे, आइए जानते हैं। तो आपको बता दें, पैलेंटियोलॉजिस्ट जो इतिहासकार होते हैं, तो अमेरिका के उत्तरी व्योमिंग में एक नई सारोपोड डायनासोर प्रजाति आर्डेटोसाइरस वेटर की खोज की है। यह लेट जुरासिक काल के दौरान लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले जीवित था। आर्डेटोसेरस वेटर डिप्लोडोसिडाए परिवार से संबंधित है, जो अत्यधिक लंबे गर्दन और पूंछ के लिए जाना जाता है। सारोपोडस सबसे बड़े स्थलीय जानवर थे, जो 135 मिलियन वर्षों तक विभिन्न महाद्वीपों पर मौजूद थे, सिवाय अंटार्कटिका के। उनकी सफलता का कारण उनके अनूठे अनुकूलन थे, जैसे आकार, वायु थैली प्रणाली, विशेष आहार, अंडे देने की क्षमता। तो डिप्लोडोसिड्स उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में पाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, कटकरी जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये जैसे महाराष्ट्र और जो है आपका गुजरात में पाया जाता है। तो यहाँ देखें जो पुणे में 550 से अधिक कटकरी जनजाति के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र मिले हैं। कटकरी जनजाति महाराष्ट्र के पुणे, रायगढ़, ठाणे और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इन्हें भारत के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक रूप में वर्गीकृत किया गया है।
ऐतिहासिक रूप से ये जंगलों में रहते थे और बबूल के पेड़ों से कत्था बनाने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो जो कत्था जो हम लोग पान में यूज करते हैं वो बबूल के पेड़ से बनते हैं। वे आपस में कटकरी कटकरी बोलते हैं। कटकरी एक भाषा का नाम है और दूसरों के साथ मराठी, कुछ हिंदी भी बोला करते हैं। ठीक है, उनके कार्यों में कृषि, श्रम, लकड़ी बेचना, मछली पकड़ना, कोयला बनाना और ईंट निर्माण आदि शामिल है। अधिकांश कटकरी परिवार भूमिहीन हैं, जिससे उच्च प्रवास और मौसमी जीवनयापन होता है। ठीक है, तो आपको ये जो जो है महाराष्ट्र की जनजाति है, जो पुणे, जो महाराष्ट्र का जो जिला है पुणे, रायगढ़ और ठाणे। ठीक है, ठाणे वही स्थान है जहाँ पर पहली बार रेल चला था, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है, रायगढ़, तो ये सब जो सो कहाँ पर है, गुजरात में, तो यहीं पर ये मिलते हैं। ठीक है, तो कटकरी जो जनजाति है वो कत्था बनाने का काम भी करती है बबूल पेड़ों से। ठीक है, तो ये आपको जानकर आश्चर्य होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य सेवा में एआई द्वारा उत्पन्न सिंथेटिक चिकित्सा छवियों का मुख्य लाभ क्या है। ठीक है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसका जो सो वे वास्तविक चिकित्सा स्कैन की तुलना में अधिक सटीक है। वे रोगी डेटा को शामिल किए बिना एक स्केलेबल या किफायती समाधान प्रदान करते हैं, या वे पारंपरिक चिकित्सा इमेजिंग विधियों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। वे स्वास्थ्य सेवा में केवल कलात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, वे रोगी डेटा को शामिल किए बिना स्केलेबल और किफायती समाधान प्रदान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एआई देखते हैं। एआई द्वारा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज है, सिंथेटिक चिकित्सा छवियां स्वास्थ्य सेवा के लिए एक नैतिक, स्केलेबल, ठीक है, और किफायती समाधान प्रदान करती है। ये छवियां एआई या कंप्यूटर एल्गोरिदम द्वारा बनाई जाती है। पारंपरिक इमेजिंग उपकरण जैसे एमआरआई या सीटी स्कैन द्वारा नहीं। इन छवियों को बनाने के लिए जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, डिफ्यूजन मॉडल और ऑटो एन्कोडर्स जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा में एआई नई चिकित्सा स्कैन या रेडियोलॉजिकल छवियां बनाता है जो वास्तविक जैसी होती है, लेकिन वास्तविक रोगी डेटा पर आधारित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है। तो इसको फ्रांस ने, रूस ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, भारत ने। तो इसको किसने किया है, थार्ड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। एक मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको बनाया है। यह प्रणाली छोटी से माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने के लिए बनाई गई है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजराइल की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत अमेरिका ने इजराइल में थार्ड तैनात किया है। यह तैनाती इजराइल की मौजूदा हवाई रक्षा क्षमताओं को बढ़ाती है और मिसाइल खतरों के खिलाफ एक निवारक प्रदान करती है। इस प्रणाली में हीट टू किल तकनीक का उपयोग होता है और यह पुराने सिस्टम की तुलना में व्यापक क्षेत्र को कवर कर सकती है, जो क्षेत्र में सामरिक सैन्य समायोजन को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थार्ड जो है मिसाइल रक्षा प्रणाली है, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको विकास किया है, जो अभी इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है गाजा पट्टी में, है ना, तो उसी के सुरक्षा के लिए किया गया है। तो इसको कौन बनाया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य किस राज्य सरकार ने अन्न भाग्य योजना यानी ABS शुरू की है। ठीक है, बहुत योजना पर प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो यहाँ देख सकते हैं अन्न भाग्य योजना। ठीक है, ये कर्नाटक में शुरू की गई एक नगद हस्तांतरण पहल है। पहल मतलब योजना होता है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। अन्य खाद्य सुरक्षा मतलब जितने भी जो सब्जी, साग सब्जी होते हैं, धान चावल होते हैं, सबकी सुरक्षा को बढ़ाना है। यह लाभार्थियों को बिना शर्त नगद हस्तांतरण प्रदान करती है ताकि वे अनाज खरीद सके, यानी जो सरकार इसको पैसे देती है किसानों को ताकि अनाज खरीद सके। इस नवाचारी दृष्टिकोण ने घरेलू कल्याण में सुधार, वित्तीय समावेशन में वृद्धि और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में बचत को प्रोत्साहित किया है।
हाशिए उसे कहते हैं जो गरीब गरीब वर्ग के लोग होते हैं। ठीक है, यह योजना अतिरिक्त चुना चावल की अनुपलब्धता के कारण पारंपरिक खाद्य राशनिंग तरीकों से एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में पेश की गई थी। हालिया अध्ययनों में पता चला है कि एबीएस ने लाभार्थियों के उपभोग पैटर्न और वित्तीय व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका कर्नाटक होगा। ठीक है, तो किस राज्य ने अन्न भाग योजना शुरू किया? तो कौन किया था? कर्नाटक ने किया। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला कि भारतीय नृत्य पर पहले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की मेजबानी किस संगठन ने की है? ठीक है, यानी भारतीय नृत्य पर पहले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की मेजबानी किस संगठन ने की है? मेजबानी मतलब होता है होस्ट। ठीक है, तो संगीत नाटक एकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ललित कला अकादमी और संस्कृति मंत्रालय। तो यहाँ पर ध्यान दें, संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय नृत्य पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित किया जिसमें वैश्विक कलाकार शामिल हुए। यह 6 दिवसीय कार्यक्रम नेस्क कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में हुआ जिसमें भारत के समृद्ध नृत्य परंपराओं का उत्सव मनाया गया। महोत्सव सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है और भारतीय नृत्य शैलियों को कलाकारों, विद्वानों और छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर में नृत्य के महत्व और युवाओं की भागीदारी को भी बढ़ाता है और यह कार्यक्रम संगीत और नृत्य के माध्यम से वैश्विक समझ को बढ़ावा देता है जो सीमाओं को लांघते हैं। महोत्सव का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को भारत के प्राचीन कलाओं और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़कर प्रेरित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो नेशनल स्कूल ऑफ ये आपका संगीत नाटक एकेडमी ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की मेजबानी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेलेड वन जीव अभयारण्य जो तेल के अन्वेषण के कारण समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो आप ये ध्यान देंगे जो आप देख रहे हैं जेलेड। ठीक है, तो जेलेड जो वन जीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है? रोंगमेई नागा काउंसिल मणिपुर है ना, मणिपुर के तामेंग लोंग जिले में स्थित जेलेड वन जीव अभयारण्य में तेल अन्वेषण का विरोध करता है। ठीक है, तो ये काउंसिल एक परिषद है रोंगमेई नागा काउंसिल जो मणिपुर में है। ठीक है, तो मणिपुर का एक काउंसिल परिषद है, ये संगठन है। ये मणिपुर के तामेंग लोंग जिले में स्थित एक अभयारण्य है जो जेलेड वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जानते हैं। यहाँ पर तेल की खोज हो रही थी, तेल अन्वेषण हो रही थी। तो यह अभयारण्य 1982 में स्थापित किया गया था। अभयारण्य उसे बोलते हैं जहाँ पर जो सरकार के द्वारा वहाँ के जीव जंतुओं को मारने या वहाँ के पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाने या तो वो प्रतिबंधित है, यानी कोई भी मतलब बाहरी व्यक्ति सरकार की अनुमति के बिना उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अभयारण्य। ठीक है, तो यह अभयारण्य 1982 में स्थापित हुआ था और यह भारत म्यांमार सीमा के पास स्थित है। म्यांमार एक देश का नाम है। यह 21 वर्ग किलोमीटर में फैला है और बराक नदी घाटी के पहाड़ी इलाकों को समेटे हुए है। जेलेड वन्यजीव अभयारण्य में 7 झीलें हैं जिसमें जेलेड झील सबसे बड़ी और प्रसिद्ध झील है। तो ये जो है सो झील के नाम पर ही इसे रखा गया जेलेड वन्यजीव अभयारण्य जो तेल अन्वेषण के कारण समाचारों में देखा गया था। ये किस राज्य में? मणिपुर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर। ठीक है, तो इसको आपको हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और सिंगापुर के बीच 12वें संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण JMT अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो एयरफोर्स स्टेशन बीदर कर्नाटक में, एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में, एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट तेलंगाना में, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान में। तो कहाँ किया गया था? तो इसको याद रखेंगे। तो ये 21 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना और सिंगापुर गणराज्य वायुसेना ने पश्चिम बंगाल के एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा में 12वें संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत की। द्विपक्षीय चरण में 13 से 21 नवंबर 2024 तक ये चला था जिसमें उन्नत वायु युद्ध सिमुलेशन और संयुक्त मिशन जो है परियोजना पर आधारित था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कंप्यूटर
नेक्स्ट जो सो इसमें आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये आज की वीडियो कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत।